नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निकेतन बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल NK स्टडी पॉइंट @ पर। आज मैं 10वीं क्लास के अध्याय 2 का दूसरा वीडियो लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। पिछले वीडियो में मैंने अम्ल, क्षारक और लवण को क्लियर कर चुका है। आज के वीडियो में इसके आगे के सेशन को देखेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन स्टार्ट हो जाए प्यारे साथियों। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। प्यारे साथियों, जब भी आपको कुछ बेहतर मिले तो हमेशा उससे भी बेहतर की तलाश में रहिएगा। अगर कहीं नदी मिल जाए तो समंदर की तलाश में रहिएगा। टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, मतलब समझ रहे हैं कि कुछ शीशा है जो पत्थर से टूट जाता है, लेकिन कुछ पत्थर से शीशे टूट जाए, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तरह। ऐसे मजबूत शीशे की तलाश करनी है हमें जिससे कि पत्थर भी टूट जाए। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। चलते हैं सीधे अपने टू द पॉइंट क्वेश्चन पर। प्यारे साथियों, इसमें से आज हम लोग कुछ चीज़ देखेंगे, जैसे कि संकेतन के प्रकार। अब जैसे आपने पिछले वीडियो में अम्ल, क्षार, लवण के बारे में पढ़ा था, अब इसका कुछ प्राकृतिक संकेतन है जो कि देखकर एब्जॉर्बेशन से पता चल जाता है। या देखिए, सबसे पहले लिखा है कि संकेतन के प्रकार। संकेतन के प्रकार होते हैं, पहला नंबर प्राकृतिक संकेतन, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त संकेतन प्राकृतिक संकेतन कहलाता है। इसमें क्या क्या चीज़ है? लिटमस है, हल्दी है, लाल गोभी है, चाइना गुलाब है, आदि कुछ सामान्य प्राकृतिक संकेतन है जिसका उपयोग पदार्थ के अम्लीय मूल की चरित्र को दिखाने के लिए व्यापक रूप में किया जाता है तो बहुत कुछ, लेकिन इन सारे चीज़ों का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि लिटमस। आपने सुना होगा लिटमस पेपर क्या है। ये प्यारे साथियों, दो तरह की पेपर आती है, एक रेड कलर की रहती है और एक ब्लू कलर की रहती है, पिंक रहती है, एक रहती है पिंक कलर की, इस तरह से रहती है, और एक आपका रहेगा ब्लू। ठीक है, इसी को डाल के एसिड या बेस में चेक किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं लिटमस। तो लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। क्या चीज़ से? लाइकेन से। लिटमस के घोल को बैगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैगनी रंग का। लिटमस के पेपर दो रंग आ जाते हैं, जिसे नीला और लाल कहते हैं, जिसको मैंने इंग्लिश में बोला था रेड और ब्लू, तो नीला और लाल रंग का होता है। एक अम्लीय नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जो एसिड होता है, ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं कि एसिड क्या करता है, नीला लिटमस पेपर को जैसे एसिड में डालिएगा तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, लाल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक आधार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। एक आधार लाल लिटमस पेपर, आधार मैंने क्षार लिखना था यहाँ पे, जो एसिड जो बेस होती है क्षार, वो क्या करता है, लाल लिटमस पेपर जैसे किसी क्षार में डालिएगा, क्षार के घोल में, तो वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। चलिए अब हल्दी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, कहता है हल्दी एक अन्य प्राकृतिक संकेतन है। हल्दी का रंग पीला होता है। हल्दी का घोल कागज के आधार सहित लाल भूरे रंग का हो जाता है। एसिड हल्दी के रंग को नहीं बदलता है। प्यारे साथियों, जब देखे होंगे आप कभी पार्टी वार्टी में गए होंगे और आपके शर्ट पे हल्दी का एक धब्बा लग जाता है और आप उसको पानी में कितना धोइएगा तो वो पीला ही कलर का रहता है, लेकिन जैसे आप क्षार के साथ रगड़िएगा, साबुन उसमें घसीएगा, तो देखिएगा कि वो कैसा हो जाता है, भूरा कलर हो जाता है। ये वही संकेतन है, इससे पता चलता है। अब लाल पत्ता गोभी की बात कर लेते हैं। लाल पत्ता गोभी का रस मूल रूप से बैंगनी रंग का होता है। लाल पत्ता गोभी का अम्ल से लाल और क्षार से हरा हो जाता है। ये लाल पत्ता गोभी जो होता है ना, इसके रस का यूज किया जाता है। तो लाल पत्ता गोभी का जो रस है, जैसे अम्ल के साथ डाला जाता है तो वह लाल कलर हो जाता है, और क्षार के साथ डाला जाता है तो हरा कलर। ये सब प्राकृतिक संकेतन है प्यारे साथियों। इसमें से ये वाला इम्पोर्टेंट है और ये दोनों, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसको आप कम मान सकते हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इसकी चर्चा नहीं है। आगे बात करते हैं ध्रान संकेतन। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार के साथ मिश्रित होने पर अपनी गंध बदल देती है, सूचक कहलाती है। उदाहरण के लिए प्याज, वेनिल आदि। कुछ चीज़ ऐसा है जिसको कि जैसे उसको एसिड के माध्यम में लाइएगा तो वो क्या होगा, उसका अपना गंध बदल जाता है। फॉर एग्जांपल प्याज की बात करते हैं। प्याज का पेस्ट, मतलब प्याज को पीस लीजिए, का रस बेस के साथ अपनी गंध खो देता है।
एसिड इस गंध को नहीं बदलता है। मान के चलिए प्याज का पेस्ट बना लिए और उसके साथ एसिड में रख दीजिएगा तो क्या होगा, उसका गंध प्याज का अपने आप, प्याज देखते हैं नाक के पास या कहीं भी रखा रहता है फ्रिज व्रिज में तो काफ़ी महकने लगता है। लेकिन जैसे आप इसको क्या करिएगा, छार के साथ मिला दीजिएगा, कोई देखिए बेस माना छार के साथ मिला दीजिएगा तो ये अपनी गंध को क्या करता है, खत्म कर देता है। लेकिन यही अगर उसी चीज़ को एसिड के साथ रख दीजिएगा तो वो अपना गंध नहीं खोता है। इसे कहते हैं घ्राण संकेतन, यानी कि एब्जॉर्बेशन, सूंघ कर भी पता किया जा सकता है। अब है वेनिला की गंध के साथ गायब हो जाता है। वेनिला बेस के साथ भी इसका वेनिला जो है ये क्या होता है, बेस के साथ इसका गंध खत्म हो जाता है, लेकिन एसिड के साथ इसका गंध खत्म नहीं होता। प्रयोगशाला की दृष्टि से छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संकेतन का उपयोग किया जाता है। आप जब भी लैब में जाइएगा, ऐसे आपको पता है कि हम लोग का भारत का लैब या स्कूल कितना अच्छा है, इन सब में से कोई भी चीज़ नहीं कराया जाता है, एक भी प्रैक्टिकल नहीं। लेकिन आप पढ़ कर गूगल से, यूट्यूब से समझ कर कोशिश करिएगा, कुछ हो तो घर में प्रैक्टिकल करने का। जैसे आप घर में प्रैक्टिकल करिएगा तो वो माइंड सेट हो जाता है। अब तीसरा है सिंथेटिक संकेतन। सिंथेटिक मतलब क्या होता है, सिंथेटिक मतलब होता है जिसको कहते हैं कि मनुष्य द्वारा बना हुआ। तो देखिए जिन संकेतक का प्रयोगशाला में संश्लेषण किया जाता है उन्हें सिंथेटिक संकेतन के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए फेनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज आदि। ये सब जैसे आप जाइएगा लेबोरेटरी में आपको मिलेगा। मिथाइल ऑरेंज होता है ऑरेंज कलर का। फेनोल्फ्थलीन की बात करते हैं तो यह एक रंगहीन तरल है, देखिएगा लिक्विड टाइप का होता है लैब में और इसकी कोई कलर नहीं होती है। अम्ल के साथ रंगहीन रहता है। जैसे इसको एसिड के साथ मिलाइएगा तो ये क्या होगा, कोई कलर ही नहीं चेंज करेगा। मतलब क्या, ऐसा है यहाँ पे एसिड का लिक्विड दे देगा, उसके ऊपर से आपको क्या करना है, डाल देना है क्या, नेफ्थलीन। जैसे डालिएगा तो अम्ल के साथ कोई ये रंग ही नहीं रहता है। फेनोल्फ्थलीन एक रंगहीन तरल है, अम्ल के साथ ये रंगहीन रहता है। लेकिन जैसे देखिए ये मान के चलिए अम्ल है, एसिड है, और ये मान के चलिए बेस है, क्षार है, ठीक है। तो जैसे इसके साथ इसको मिलाइएगा अम्ल के साथ तो ये क्या करेगा, रंगहीन रहेगा। लेकिन जैसे क्षार के साथ तो HCl मान के चलिए इसमें डाला हुआ है, इसमें मान के चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डाला हुआ है। NaOH के घोल में जैसे इसको डालिएगा तो ये क्या होगा, अपना कलर गुलाबी दे देगा, पिंक दे देगा। मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं, देखिए ये वाला लाइन अलग है। मिथाइल ऑरेंज एक अलग केमिकल है। मिथाइल ऑरेंज के रूप में नारंगी कलर का होता है। यह अम्ल के साथ लाल हो जाता है, क्षार के साथ पीला हो जाता है। बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए मान के चलिए आपको यहाँ पे दिया है HCl, ठीक है, HCl, और यहाँ पे दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है प्यारे साथियों, NaOH। ये अम्ल है और ये क्षार है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे मिथाइल ऑरेंज इसमें डालोगे, इसमें भी मिथाइल ऑरेंज डाल दो। जैसे डालोगे मिथाइल ऑरेंज मतलब क्या, ये एक तरह से कहिए क्या बोलते हैं उसको, इंडिकेटर है। जैसे डालिएगा मतलब कलर तो किस तरह का कलर हो जाएगा, या अम्ल के साथ लाल कलर हो जाएगा। ये कैसा होगा, लाल होगा प्यारे साथियों, ठीक है। और ये कैसा होगा, ये पीला रंग का हो जाएगा, पीला। ये सब क्या है, प्राकृतिक संकेतन है। मतलब ये इससे आप पता कर सकते हैं कि ये एसिड है क्या बेस है। अभी तक फिलहाल जो NCERT में बच्चों को सिखाया गया है, सिर्फ कहता है लिटमस पेपर डाल दो तो ये ऐसा कलर हो जाएगा, वैसा कलर हो जाएगा। लेकिन इसके डिटेल हैं, बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके समझने के लिए। अब जो हम पढ़ाने वाले आपको, यहाँ से इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट होगा। देखिए अम्ल एवं क्षारक का रासायनिक गुणधर्म। अब देखिए एक होता है रासायनिक गुणधर्म और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। तो भैया केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है वो रासायनिक मतलब कि प्रयोगशाला प्रैक्टिकली होता है ज़्यादातर, यूँ कहिए कि केमिकल से गुण, केमिकल गुण उसका। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल दिया, वही चीज़ जो आपको हम बताएं कि विलियन का कुछ ये सब नमूना ले लीजिए। लाल लिटमस पेपर डालकर देखिए कैसा कलर आ रहा है, नीला लिटमस पेपर डालकर देखिए कैसा कलर आ रहा है, फेनोल्फ्थलीन देख लीजिए। मान के चलिए हम फॉर एग्जाम्पल आपको बताते हैं HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये विलियन का नमूना का नाम क्या हो गया, HCl, ठीक है। लाल लिटमस पेपर जैसे इसमें डालिएगा तो क्या होगा, लाल लिटमस पेपर डालिएगा तो क्या होगा, एसिड का क्या प्रॉपर्टी होता है याद है प्यारे बच्चों, लाल लिटमस पेपर डालोगे तो कुछ चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन नीला लिटमस पेपर जैसे डालोगे तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर है फेनोल्फ्थलीन का विलियन और है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में कैसा होगा, तो ये लाल कलर का हो जाएगा। और क्षार में पता होगा आपको किस कलर का होता है। एक था फेनोल्फ्थलीन का विलियन, तो देखिए हम पीछे आप देखिए फेनोल्फ्थलीन में क्या होता है, फेनोल्फ्थलीन अम्ल के साथ रंगहीन रहता है, मतलब कोई कलर चेंज नहीं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि रंगहीन, कैसा रहेगा, रंगहीन रहेगा।
तो प्यारे बच्चों ये सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए, और ये सब चीज़ जब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा तो तुमको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल कुछ चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखो ये जो सूत्र है ना, इन सारा सूत्र इम्पोर्टेंट है, ये सब याद कर लेना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है H2SO4, नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3, एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaOH2, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है MgOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NH4OH, ठीक है। और दूसरा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है MgOH2। तो ये जो जितना भी है, ये फर्स्ट वाली लाइन का एक एक फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए और याद कर लीजिएगा। फार्मूला बनाने का प्रोसेस हालांकि 9 क्लास में दिया था। बहरहाल आप जैसे देखिए, मैं कुछ चीज़ बता देता हूँ कि एसिड और बेस को पहचानिएगा कैसे। ये क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये हमेशा क्या करेगा, H प्लस और Cl है, ठीक है, H प्लस और Cl माइनस है, H प्लस आयन प्रदान करेगा, जिसमें H रहेगा वो एसिड है, देखिए एसिड है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, लास्ट में इसका क्या आ रहा है, OH आ रहा है, जिसमें OH आयन होता है वो क्या होता है, क्षार होता है, जिसमें H प्लस आयन होता है वो क्या होता है, अम्ल होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद है ये तुम लोग को काफ़ी हद तक समझ में आया होगा, और थोड़ा डिटेल में जाओ, बुक को पढ़ो, तभी तुम्हारा क्लियर हो पाएगा कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले बुक को पढ़ो, और बुक को पूरा मत पढ़ना, जैसे ये प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक, बस इस टॉपिक को क्लियर करो तब आगे टॉपिक लेना। जब तक ये टॉपिक तुम्हारा क्लियर नहीं होता तब तक आगे मत बढ़ना। 7वां नंबर भी कुछ प्रैक्टिकल है बच्चे। कहता है कि ये प्याज व्याज के बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया था कि प्याज ले लेना फ्रिज में, उसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल दिया है, मतलब गंधीय सूचक से रिलेटेड ही है, तो इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा, ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बाकी इस प्रैक्टिकल को समझने के लिए एक एक क्रियाकलाप को समझिएगा कि क्रियाकलाप कह क्या रहा है। तो चलिए अभी देखते हैं अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। क्वेश्चन है अम्ल एवं क्षारक, कोई भी अम्ल ले लेते हैं, एसिड ले लेते हैं और क्षार ले लेते हैं, उसके साथ धातु को मिलाते हैं तो किस तरह से अभिक्रिया करती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्रियाकलाप 2.3। प्यारे साथियों, आप क्या करते हैं, बुक तो पढ़ते हैं पर क्रियाकलाप नहीं पढ़ते हैं। क्रियाकलाप को पढ़िए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए ये ब्यूरेट है, ब्यूरेट ले लीजिए, सॉरी ये ब्यूरेट स्टैंड है, ब्यूरेट स्टैंड के अंदर में इस तरह का एक ले लीजिएगा परख नली, ठीक है। अब कहता है चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण की व्यवस्था कीजिए। ये सारा लेबोरेटरी होनी चाहिए। अगर लैब नहीं है तो इमेजिन कर लीजिए, जस्ट माइंड में सोच लीजिए आपके पास कि मैंने ये ब्यूरेट स्टैंड लिया, इसमें फिर अब देखिए इसमें क्या कहता है कि एक परख नली में लगभग 5 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला हुआ है, और उसके साथ क्या करता है कि इन्होंने दानेदार कुछ जिंक के टुकड़े डाल दिए इसमें 4-5, ये देख रहे हो ये जिंक के टुकड़े हैं। अब कहता है टुकड़े पर क्या दिखाई देता है, उत्सर्जित गैस साबुन के विलयन से प्रवाहित कीजिए, और यहाँ पर इस तरह साबुन का कुछ घोल ले लीजिए, इसके अंदर यहाँ से इस सिस्टम को यहाँ ले आइए, जैसे इसको छोड़िएगा तो इसमें बुलबुला निकलेगा। कहता है कि साबुन के विलयन के बुलबुले बनते हैं। जलती हुई मोमबत्ती को गैस के बुलबुले के पास जलाइए। आप क्या प्रेक्षण करते हैं, क्या प्रैक्टिकल होता है, कुछ जैसे अम्ल ले लीजिए, HCl ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं, ये CH3COOH ले सकते हैं, साथ में क्रियाकलाप को दोहराइए। ये अलग अलग एसिड कहता है, लेकर आप देखिए कि क्या होता है, ठीक। तो जैसे ये यहाँ से जैसे देखिए आप सल्फ्यूरिक एसिड लिए, तनु सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर जिंक के टुकड़े डालेंगे, जिंक के टुकड़े डालेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इस तरह साबुन के बुलबुले जैसा निकलेगा। ये मोमबत्ती जैसे यहाँ जलाइएगा तो ये फट फट के फिर पानी बन के गिरेगा। कभी भी हाइड्रोजन गैस, जब हाइड्रोजन गैस निकल रहा है इसके अंदर H2 निकल रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो ये अभी प्लस में होकर क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, जल बन जाता है, जल नीचे गिर जाता है, ठीक है प्यारे साथियों। अब वो था प्रैक्टिकल। अभी समझते हैं जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। देखिए यही आंसर है, कुछ याद नहीं करना, अम्ल प्लस धातु लवण हाइड्रोजन गैस। तो आपको अगर कोई एग्जाम में आ जाता है कि बताइए अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, तो आंसर बच्चा इसी में है, लिखा रहता है एग्जाम में कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। ये नहीं कहता है कि निकेतन सर के शब्दों में उत्तर दे या महेश सर के शब्दों में उत्तर दे, आपको जैसा आता है वैसा लिखे और उस तरह नंबर भी अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर सीधा आंसर है कि सर अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस विमुक्त करती है। इस तरह बच्चा तुम डिफिनेशन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर दिया है कि इस अभिक्रिया को, और इसका उदाहरण भी याद कर लीजिएगा। ये तो हो गया अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है, तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस विमुक्त करती है। इस तरह से डिफिनेशन बनाएंगे, देखिए ठीक है, यही है, यही याद रखना आपको, मेन इंपॉर्टेंट।
अम्ल प्लस धातु अभिक्रिया करके लवण बनाती है और हाइड्रोजन गैस विमुक्त करती है। उदाहरण के लिए ये देखिए, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्षार है प्यारे साथियों, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, ये एक्वस फॉर्म में लिया है और ये जिंक के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है Na2ZNO प्लस हाइड्रोजन गैस विमुक्त हो रहा है, सोडियम जिंकेट बन रहा है, ठीक है। ये देखिए, आप देखेंगे कि ये अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव है। ये जो है ना, ये ज़्यादातर धातु के साथ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इसके साथ। अब ये सारा आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट कि NOH क्या है, Zn क्या है, इसमें रिएक्शन होती कैसे और ये सब निकलता कैसे, तो चलिए मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए 2NaOH आपको दे रखा है, ये एक्वस वगैरह आप लिख, ये जो एक्वस है ना, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। ये इसकी अवस्था को बताता है कि ये किस फॉर्मेट में है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस Zn के साथ रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ, जिंक के साथ। यहाँ पर 2 गो सोडियम, 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो जिंक है। जब ये रिएक्शन करता है बच्चा, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो 2 सोडियम है, तो ये Na2 हो गया, Na2। और फिर क्या, Zn कितना आपके पास, 1 Zn है, यहाँ पर Zn लिख दीजिए। अब आपके पास बच क्या रहा है, ऑक्सीजन भी 2 है, ये आगे 2 लगने का मतलब सोडियम 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2। यहाँ पर 2 गो सोडियम ले लिए, जिंक ले लिए, यहाँ पर बचा 2 गो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पर ले लिए। अब लास्ट में आपके पास 2H लगा है, तो 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, विमुक्त हो गया। इस तरह से रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा कलर लेकर आपको समझाता हूँ कहाँ कहाँ से निकला। ये देखिए, ये 2 गो सोडियम और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन और ये जिंक, ये तीनों मिलकर बना सोडियम जिंकेट। और ये बेचारा जो हाइड्रोजन था, यहाँ पर देख सकते हैं, ये अकेले बच गया और ये H2 बन के हाइड्रोजन गैस मिलके बाहर हो गया, विमुक्त हो गया। इस तरह से आप उदाहरण के साथ याद कर सकते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। बाकी इस तरह का और जो उदाहरण होगा आप थोड़ा देख लीजिएगा बुक में डिटेल में जाकर। अब हम बात करेंगे धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है, तो देखिए उसके पहले यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है, देखिए कहता है कि धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ जब भी अभिक्रिया करती है तो लवण बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल विमुक्त करती है। तो सबसे पहले यहाँ से डिफिनेशन बना लें कि धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाती है। तो इसमें लिखिएगा कि धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं जल विमुक्त करती है, ठीक है। अभी चलिए विथ एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि ये कैसे होता है। चलिए देखिए, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि धातु कार्बोनेट, ये प्रैक्टिकल के लिए बताया गया कि 2 परत नली ले लीजिए, ए और बी, दोनों में अलग अलग में एक में क्या करिए 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाल दीजिए, ये हो गया कार्बोनेट। और दूसरा कहता है कि बी नंबर प्रणाली में सोडियम देखिए NaH, इसमें क्या दे रखा, तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा दिया है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बोलते हैं कार्बोनेट और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है प्यारे साथियों। अभी यहाँ पर धातु कार्बोनेट बोल सकते हो या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, H लगा है ना इसलिए इसका नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। इसका फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। अब कहता है 2 परत नली में ले लीजिएगा, चित्र के अनुसार ऐसे व्यवस्था कर लीजिए और आप इस तरह से रिएक्शन कराइए। तो रिएक्शन कराने पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस, चूने का पानी और कैल्शियम हाइड्रोजन का विलयन को प्रभावी कीजिए और अपने रिएक्शन की जांच करिए। आपको सबसे पहले इसके अंदर डाल देना है सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 और ये सॉलिड फॉर्म में, देखिए सॉलिड फॉर्म में रहेगा। इसके साथ क्या करिएगा, एसिड मिला दीजिएगा, अम्ल HCl जैसे मिलाइएगा तो ये इसके साथ अभिक्रिया कर लेती है और क्या बनती है 2NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड बनती है एक्वस फॉर्म में और H2O जल लिक्विड फॉर्म में बाहर हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में बाहर हो जाती है। चलिए तो इस रिएक्शन को मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। जैसे कि देखिए सबसे पहले NaCO3, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में है, Na है ये सोडियम प्लस 2HCl, ठीक है, ये इसके साथ रिएक्शन करता है। अब रिएक्शन करके एक पदार्थ बनता है। यहाँ देखिए जैसे कि आपको दिया है Na2CO3
ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। यहाँ पर सोडियम कितना है, 2 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 लगा है तो हाइड्रोजन भी 2, क्लोराइड भी 2, तो ये 2 सोडियम और ये 2 क्लोराइड मिलके बन जाता है NaCl। NaCl सबसे पहले बनता है, ये भी 2, ये भी 2, क्योंकि आगे 2 लगा है तो यहाँ पर 2 हो गया। देखिए Na2 का मतलब 2 सोडियम और यहाँ 2 लगा आगे में, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोराइड, तो ये 2 कहता है कि भैया चलो हमारी तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी, और ये दोनों इस तरह से रिएक्शन करके क्या बन जाते हैं प्यारे साथियों, NaCl बन जाता है। अब जो बाकी प्रोडक्ट बचा इसको बाहर निकाल देना। तो सीधी सी बात है, डिफिनेशन के अंदर आपने क्या देखा था, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है, तो जल, अब जल क्या, कितना हाइड्रोजन है, 2, तो H2, और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। ऑक्सीजन कितना आपके पास, 2 है, तो आप यहाँ पर एक ऑक्सीजन ले लीजिए, प्लस अभी आपके पास क्या बचा, देखिए यहाँ पर एक कार्बन बचा हुआ, बचा है ना, कार्बन, और ऑक्सीजन कितना था, ऑक्सीजन आपके पास 2 था, आपने कितना लिया था, 1, तो एक ऑक्सीजन और बचा, तो यहाँ पर क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यहाँ पे बच्चा मेरे से लिखने में एक मिस्टेक हुआ था, CO3 होता है, धातु कार्बोनेट का फॉर्मूला Na2CO3 देख लीजिए, ठीक है, ये होता है। इसी तरह से दूसरा भी है, सोडियम हाइड्रोजन, इसमें क्या है, सिर्फ एक H आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। देखिए यहाँ पर है आपका NaHCO3, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ये जब HCl के साथ अभिक्रिया करती है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है प्यारे बच्चों, तो बनता क्या है, वही बनेगा NaCl। यहाँ देखिए एक Cl, यहाँ पर क्लोराइड सिंगल और सोडियम भी सिंगल, तो ये दोनों जो है मिलकर बाहर हो जाता है, और क्या बनती है, लवण बनती है, NaCl, क्या बनेगी, लवण, ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि NaCl बन गया। अभी निकलेगा क्या, वही चीज बाहर होगा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर एक H 2H, तो यहाँ पर लिख दीजिए H2। ऑक्सीजन देखिए 3 है आपके पास, एक ऑक्सीजन ले लीजिए, प्लस अभी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पर देखिए CO3 था, एक ऑक्सीजन ले लिया तो बचा क्या, CO2। यही चीज है, इस तरह से बच्चों रिएक्शन होता है, ठीक है प्यारे साथियों। अभी देखिए, उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी के साथ अभिक्रिया, ये चूने का पानी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, श्वेत अपक्षेप बन रहा है, जल बाहर हो रहा है। एक्चुअल में क्या होता है, CaOH2 प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, श्वेत अपक्षेप बनता है, CaCO2 प्लस H2O। चूना जो होता है, चूना, ठीक है, चूने का पानी, ये है चूने का पानी घोला हुआ, जब ये लिक्विड को आप दीवार पर पेंट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्शन कर लेता है, और ये Ca बाहर, यहाँ पर देखिए ये वाला C यहाँ पर आ जाता है, मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर Ca, कैल्शियम Ca, अभी यहाँ पर CO2, ये वाली C जो है, ये मान के चलिए ये इसके साथ रिएक्शन कर जाता है, ये जो पदार्थ है ये इसके साथ रिएक्शन करके निकल जाता है, CaCO2, ये क्या है, श्वेत अपक्षेप है, बचा क्या, H2O, यही पानी के रूप में बाहर हो जाता है। दूसरा रिएक्शन है कि अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर क्या अभिक्रिया होती है। यहाँ पर देखिए CaCO3, चूना पत्थर खड़िया, और यहाँ पर है H2O, जल प्लस CO2, ये वाला जो है, ये जब रिएक्शन होता है, ये है आपका चूना सूखा, ये है पानी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों जब मिल जाता है तो जल विलयन में इस तरह का एक्वस फॉर्म में बनता है, CaHCO3 ये क्या बनता है, जल में विलयनशील चूने का पत्थर, खड़िया, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट, विविध रूप में धातु कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ संगत लवण हाइड्रोक्साइड जल बनते हैं, और इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। सीधी सी बात है, ये बात आप याद रखिए कि धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी किसी एसिड के साथ, अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है
तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है और जल भी मुक्त करती है। प्यारे साथियों, आगे का सेशन हम लोग जल्द लेकर आएंगे, तब तक आप इस वीडियो को देखें। तो ये हमारा दूसरा क्लास था। फर्स्ट वीडियो में मैंने अम्ल क्षार लवण क्लियर किया, दूसरा इसके गुणधर्म को क्लियर कर रहा हूँ। तो प्यारे साथियों, आगे का वीडियो मैं जल्द लेकर आऊँगा और बाकी के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएँ, वीडियो सेक्शन में जाएँ और उसमें जाकर हमारा सारा मैथ और साइंस का वीडियो है देखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।